नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज से हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु एक बहुत जटिल और कठिन टॉपिक होता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। जो भी चीज़ें, जैसे पर्वत पर हम बात कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, नदियों पर हम बात करते हैं दिखाई देता है, अर्थात जिन भी चीज़ों पर हम लोग भूगोल के अंतर्गत चर्चाएं करते हैं वो सामान्यतः दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो समझने में थोड़ी सी आसान होती हैं। लेकिन चूंकि जलवायु हवाओं पर निर्भर होता है, इसलिए ये थोड़ी जटिल हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जब इसका हम किताबों से अध्ययन करते हैं तो किताबी भाषाएं इसकी इतनी कठिन होती हैं, इतनी जटिल होती हैं कि वो सामान्यतः छात्रों को समझ में नहीं आती हैं। और अगर इसके महत्व की बात करें तो प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहां से सवाल जरूर बनते हैं। ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें जलवायु से सवाल ना बने। तो ये काफी महत्वपूर्ण भी होता है, भारत के भूगोल को समझने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होता है, और इसके साथ साथ भारत को भी समझने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग किताबों से जब पढ़ते हैं तो उस किताबों में उसकी जटिल भाषा की वजह से सामान्यतः हमारी समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम लोग आज से इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, और इसका अध्ययन हम लोग काफी सामान्य बना करके, यानी कि आसान से आसान भाषा में इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रत्येक टॉपिक का मेरे साथ आप लोग धैर्यपूर्वक अध्ययन करिए। हम लोग इस टॉपिक से बनने वाली जो प्रत्येक सवाल है इसका विस्तृत तौर पर अध्ययन करने वाले हैं, इसीलिए इसकी 2 या 3 क्लासेस हो सकती हैं। आप हमारे साथ धैर्यपूर्वक और जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं आप इसी तरीके से इसका अध्ययन मेरे साथ करते जाइए। यकीन करिए, मेरा दावा है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, अर्थात जलवायु पढ़ने के बाद, भारत की जलवायु पढ़ने के बाद, इस टॉपिक से बनने वाला कोई भी सवाल आपकी परीक्षा से वो बाहर नहीं जाएगा, और इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी, बशर्ते कि आप मेरे साथ साथ जैसा हम कहते जा रहे हैं, जैसा हम समझाते जा रहे हैं, उसे आप उसी तरीके से नोट करते जाएं। आज की इस क्लास में हम लोग जलवायु का, अर्थात भारत की जो जलवायु है इसका परिचय लेंगे, ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जब हम किसी छोटी छोटी सिद्धांतों पर, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करें, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। जैसे हम बोल रहे हैं उत्तर पूर्व मानसून, तो आपको पता होना चाहिए सामान्यतः कि ये क्या चीज़ है। या फिर अगर हम बोल रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अर्थात इसके कुछ सामान्य से सिद्धांत और इन सभी चीज़ों को जो कि इसके शब्दावलियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो सामान्य चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। अर्थात इसका हम लोग एक संक्षिप्त परिचय लेंगे ताकि आगे की क्लासेज आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए। इसमें कुछ भौतिक विज्ञान और कुछ भूगोल के सामान्य से सिद्धांत होते हैं, उसको भी हम लोग आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम लोग प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भौतिक कारण होंगे और उसके कुछ भौगोलिक कारण होंगे, उनको भी समझने की हम कोशिश करेंगे उसके साथ साथ। अर्थात जब इसका परिचय आपका बेहतर हो जाएगा, इस पर आप समझ जब आपकी विकसित हो जाएगी, तब आपके लिए जलवायु एक बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। किताब से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और इससे बनने वाला कोई भी सवाल आपकी परीक्षा से छूटेगा नहीं। एक बात और आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जब भी आप लोग हमारी क्लास देखें, उसमें आपको जो भी सुझाव समझ में आ रहा हो या जो भी बातें आप हमसे करना चाहते हैं, आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, हम रेगुलर क्लासेस आप लोगों को दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन छात्रों तक हमें पहुंचाने की कोशिश करें, या हमें उन छात्रों तक पहुंचाएं जिनको हमारी ज़रूरत है, जिन्हें भूगोल कभी मैप से नहीं पढ़ने को मिला है, और इतने आसान भाषा में उन्हें भूगोल पढ़ने को जिनको नहीं मिला है, उन तक हमें पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ साथ आपके साथियों के भी सहयोग हो सके। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक।
जिसमें हम लोग जलवायु का संक्षिप्त परिचय लेंगे। ठीक है, भारत की जो जलवायु है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की जलवायु है। पहला सवाल यहीं पर बनता है। तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। पहले हम लोग इसी को समझते हैं ताकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। यहां पर मुख्यतः भारत की जलवायु को लेकर के दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना, और दूसरा है जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है, ठीक है ना। इन दोनों शब्दों को समझने की हम पहले कोशिश करते हैं और इसके साथ ही कई सारे सिद्धांतों को भी हम लोग इसके साथ ही समझ जाएंगे। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय से क्या तात्पर्य है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा होती है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। जब हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल में अक्षांश और देशांतर पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोग इसको सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के हिसाब से। तो इसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे जैसे अर्थात इसके विषुवत रेखा के ऊपर में जो गोलार्ध बन रहा है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ आते हैं, तो जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो प्रत्येक एक अक्षांश पर 0 डिग्री के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर कुछ रेखाएं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है और प्रत्येक डिग्री पर इसे खींची गई होती है। प्रत्येक डिग्री पर इन अक्षांशों को खींचा गया होता है 0 डिग्री के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से इस गोलार्ध में 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 ही अक्षांश आपके दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई होती है। रेखाएं काल्पनिक होती हैं इस तरीके से। तो यहां पर हो गया 90। यह है नॉर्थ साउथ पोल और यह है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये अक्षांश होते हैं। इन अक्षांशों में अगर हम भारत की स्थिति, पहले दिन की जो क्लास थी जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार पर हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें मैंने बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री ऊपर तक इसका विस्तार होता है। तो यह है 0 डिग्री और ऊपर का जो है, ऊपर का जो गोलार्ध है, ठीक है ना, तो इसमें यहां पर एक अक्षांश बनता है जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। इसको कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी वाली रेखा को? यह हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। और 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर जैसे इस रेखा को हम मान लेते हैं, यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। थोड़ा और नीचे होगा ये, इसे यहां पर मान लेंगे, यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ की एक लाइन होती है, अक्षांश होता है जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। यह है मान लीजिए 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोला जाता है मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। इन दोनों रेखाओं का निर्धारण इसलिए किया गया है कि सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं पूरी पृथ्वी पर, जो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं, ये पूरे वर्ष भर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में पड़ती हैं। अर्थात वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें यहां पड़ती हैं। आपको पता है कि भारत कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जा रहा है। कर्क रेखा भारत के, मैं यहां पे एक डॉट दे रहा हूं, ये लाइन है और यह है कर्क रेखा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे।
ठीक है ना, ये है आपका कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीच में से 23.5 डिग्री, उसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जा रहा है। तो मैंने कहा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहां से कहां तक इस अक्षांश से, अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में वर्ष भर विचरण करती रहती है। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें कभी यहां पर पड़ेंगे और कभी यहां पर पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। कब? 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। उसके बाद सूर्य नीचे की तरफ आता है और दिसंबर में 22-23 दिसंबर को, दिसंबर में सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर होती हैं, इस स्थान पर होती हैं। ठीक है ना। तो सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर इसके बीच में विचरण करती हैं। यही कारण है कि यहां पर तापमान जो है वर्ष भर ज्यादा रहता है, अधिक रहता है। तो अधिक तापमान को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसको, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है ना। इसके अलावा कटिबंधों के आधार पूरी पृथ्वी को 4 वर्गों में बांटा गया। तो इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री से लेकर के और 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ, ये जो क्षेत्र बनता है, यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। जब सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर पड़ेंगी तो इस क्षेत्र में गर्मी अधिक हो जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। और सूर्य की लंबवत किरणें जब यहां पर होंगी तो इस क्षेत्र में ठंडी हो जाएगी। अर्थात यहां पर मानसून बनने लगता है, जलवायु परिवर्तित होने लग जाता है और 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी की स्थिति यहां पर बनती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध के ऊपर ये 45 डिग्री और 45 से ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है ना, ये साउथ है। यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी ही रहती हैं। इस वजह से यहां पर वर्ष भर तापमान जो है वो कम ही रहता है। तो हर वर्ष यहां पर हर समय शीत ऋतु का मौसम बना रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है शीतोष्ण जलवायु या शीतोष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना। इसके बाद ये जो 90 डिग्री अर्थात जो पोल्स हैं हमारे, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसको दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 90 डिग्री तक, पोल्स तक हमारे, यहां पर सूर्य की किरणें, जब सूर्य यहां पर आता है इस जगह पे अर्थात कर्क रेखा पे, तो इस क्षेत्र में दिन हो जाएगा और 6 महीना तक, क्योंकि यहां से यहां तक आने में वर्ष भर में विचरण करता है। तो 6 महीना सूर्य जो है वो किस गोलार्ध में रहता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो यहां पर दिन की स्थिति होगी और सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो इस जगह पे रात की स्थिति होगी। तो 6 महीने दिन, 6 महीने रात की स्थिति हो जाती है। तो सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर बहुत कम या नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र जमा रहता है, बर्फ से जमा रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है ध्रुवीय कटिबंध। इसको कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध। तो पूरी पृथ्वी को इस तरीके से 4 कटिबंधों में बांटा गया है। अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो आप कहां देख रहे हैं कि ये उष्ण कटिबंध है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है अर्थात कर्क रेखा है, ऊपर उपोष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जाता है। तो ये भारत की स्थिति बनेगी, कर्क रेखा इसके बीच में से होकर के जाता है इस जगह पे। ठीक है ना, यहां पर है भारत। ठीक है ना, इस जगह पे है भारत। यह है विषुवत रेखा, यहाँ पर है ये विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से ऊपर ये जैसे 0 डिग्री और 0 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन यहाँ पर जा रही है और उसके बाद ये हो गई 23.5 डिग्री की। तो भारत की स्थिति कहाँ बन रही है? इस जगह पे बन रही है। तो भारत हम ये देख पा रहे हैं कि उष्ण कटिबंध और इसके साथ साथ यहाँ उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत भी आधा भारत, यानी कि इतना भारत जो है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और इतना जो है, इतना अर्थात कटिबंधों के आधार पे इतना जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा? उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन फिर भी भूगोल में जब पहला सवाल बनता है कि भारत किस प्रकार का देश है, किस प्रकार की जलवायु वाला देश है, तो हम क्या बोलते हैं? भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। तो संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंधीय कैसे हो जाता है, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि भारत जो है
कटिबंधों के आधार पर दोनों में आता है, अर्थात कर्क रेखा के नीचे भारत जो है कटिबंधों के आधार पर उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और इसके ऊपर वाला भारत अर्थात उत्तरी भारत जो है, उत्तर भारत का मैदान और हिमालयी क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है कि संपूर्ण भारत जो है ये उष्ण कटिबंधीय ही हो जा रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है ना, ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं आपको नीले रंग में, ये साइबेरिया से चलने वाली, साइबेरिया मतलब रूस का वो हिस्सा जो एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइबेरिया। तो साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं शीत ऋतु में, साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं, ये हिमालय की स्थिति के कारण, हिमालय की जो ऊंचाई है, हिमालय इनके रास्ते के बीच में आ जाता है, तो हिमालय की वजह से साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आप लोग अब यहाँ से कुछ पॉइंट नोट करते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। क्योंकि में इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, लिखेंगे कि साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं हिमालय के कारण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण संपूर्ण भारत जो है ये गर्म हो जाता है। यही कारण है कि संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने कहा कि उष्ण कटिबंध का मतलब होता है गर्म जलवायु। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हिमालय की स्थिति के कारण, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत गर्म हो जाता है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये भी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने दूसरा बताया था, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला देश है। तो उष्ण कटिबंध आपको समझ में आया होगा किस तरीके से साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं हिमालय की स्थिति के कारण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत गर्म हो जाता है, और यही कारण है कि भारत को उष्ण कटिबंधीय मानसून वाला देश कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने समझा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध के बाद थोड़ी सी मानसून पर चर्चा कर लेते हैं। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है मौसम। मानसून, जो मानसून शब्द है ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है ना, जिसका अर्थ है मौसम। मौसम का तात्पर्य है कि जलवायु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। जलवायु या मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। आप इसी तरीके से लिख लेंगे। मानसून का अर्थ है, मानसून एक किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ है मौसम। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा में लिख लेंगे आप लोग कि मानसून का अर्थ है कि मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का ये, इसको थोड़ा सा भी यहाँ पर इसको भी आप लोग समझ लीजिए, आगे आपके ये काम आएगा। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, मैंने बताया ये है 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा, यह है 23.5 डिग्री, यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यह है 23.5 डिग्री साउथ, यह है 23.5 डिग्री साउथ, अर्थात यह है मकर रेखा और यह है कर्क रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, मैंने कहा सूर्य जो है वर्ष भर, सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ रही हैं? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर पड़ रही हैं। ठीक है, अब चूंकि सूर्य की लंबवत किरणें जब इस स्थान पर पड़ेंगे अर्थात कर्क रेखा पे, तो किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाएगी क्योंकि सूर्य कहां पर है? इस स्थान पर है। और सूर्य की लंबवत किरणें जब इस स्थान पर पड़ेंगी दिसंबर में, तो क्या होगा? अपने गोलार्ध में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत की स्थिति कहां है? इस जगह पर है भारत। तो भारत में क्या हो जाएगा? जब सूर्य यहां पर होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी और इस गोलार्ध में
सर्दी हो जाएगी, शीत ऋतु आ जाएगा। ठीक है ना। भौतिक विज्ञान का एक नियम है कि हवाओं की दिशा का जो प्रवाह होता है, हवाओं का जो प्रवाह होगा वो हमेशा ठंडे से गर्म की ओर होगा। इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, इसी आधार पर इसको आप समझेंगे। मैंने कहा शीत ऋतु कब आ रही है? शीत ऋतु आ रही है जब सूर्य कहाँ पर है? इस गोलार्ध में है। शीत ऋतु में सूर्य कहाँ पर है? सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में इस जगह पर पड़ रही हैं, इस गोलार्ध में पड़ रही हैं। ठीक है ना। तो गर्मी किधर है? इधर है। तो हवाओं की दिशा किधर होगी? हवाओं की दिशा ये होगी। ठीक है ना। वायु दाब में इसमें प्रत्येक कुछ अक्षांशों पे हवाओं की दिशा बदलती भी है। उसके एक और कारण होता है कि वो पृथ्वी चूंकि घूर्णन भी कर रही है, उसकी वजह से भी इसमें परिवर्तन आता है। भूगोल के एक मूल मंत्र होता है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। भूगोल के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है कि भूगोल में होने वाली जो प्रत्येक घटनाएं हैं उसके पीछे कभी भी सिर्फ एक कारण नहीं होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। अगर किसी स्थान पर वर्षा किसी असामान्य स्थिति में हो रही है तो उसके पीछे कोई एक कारण उसका नहीं होगा, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो उसी आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हवाओं की दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगी। कब? जब शीत ऋतु होगा। तो आप देख पा रहे होंगे साइबेरिया से चलने वाली ये हवाएं। ठीक है ना। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून, भारत में उत्तर पूर्व मानसून जो है ये शीत ऋतु में चलने वाली हवाएं होती हैं। शीत ऋतु में चलने वाली हवाओं को उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ठीक है ना। शीत ऋतु अर्थात नवंबर से लेकर के लगभग वही फरवरी मार्च का जो टाइम होता है उसे शीत ऋतु भारत में कहा जाता है। जब सूर्य कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो हवाओं की दिशा किधर होगी? इस दिशा में हवाओं का प्रवाह होगा, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्वी आप देखेंगे ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो इस दोनों अर्थात उत्तर और पूर्व के बीच में जो हवाएं चल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व मानसून कहेंगे। तो उत्तर पूर्व से कुछ हवाएं चलती हैं कब? शीत ऋतु में। समझ पा रहे होंगे किस वजह से चल रही हैं? इस वजह से, क्योंकि सूर्य कहां पर है? यहां पर है। तो गर्मी यहां पर है, यहां पर ठंडा है, तो ठंडे से हवाएं गर्म की ओर चल रही हैं, तो इस तरीके से चलेंगी। ठीक है ना। ठीक पलट दिया जाएगा इसी चीज को जब सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर आ जाएंगी। सूर्य की लंबवत किरणें इस जगह पर आ जाएंगी 21 जून के आसपास का जो टाइम होगा, जून जुलाई। ठीक है ना। तो हमारे गोलार्ध में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी अधिक हो जाएगी। और ठंडी कहाँ है? यहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो हवाएं इस दिशा में चलेंगी, हवाएं जो हैं वो इस दिशा में चलने लग जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत में मानसून कब आता है? 1 जून को मालाबार तट से टकराता है और उसके बाद ये भारत में अन्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बारिश करता है। तो ये जो क्षेत्र है ये कब आ रहा है? गर्मी के मौसम में। और गर्मी का तात्पर्य क्या है? इसको कहते हैं गर्मी। ठीक है ना। जब सूर्य कहां पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, तो ठंडे मौसम से अर्थात ठंडे से गर्म की ओर हवाओं का प्रवाह होगा। तो इस तरीके से मैंने कहा ये सामान्यतः समझने की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें और भी बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, जिस पर हम लोग आगे की क्लासों में जब विस्तृत अध्ययन करेंगे उस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग सामान्यतः इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन हो रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं? मानसून कहते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा? मानसून कहा जाएगा। मानसून का जो सामान्य सी परिभाषा बनती है, बहुत आसान परिभाषा की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। ठीक है ना। मानसून आपको समझ में आया होगा। भारत में ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। भारत में जो मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन भारत में जो वर्षा होती है वो कई कारकों से होती है। भारत में जो वर्षा हो रही है वो कई कारणों से होती है। अलग अलग टॉपिक पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसके सामान्य परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। तो भारत में मुख्यतः 2 तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित हो रही हैं। भारत में लिख लेंगे, भारत में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। पहला है
उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। और दूसरी हवाएं मानसूनी होती हैं जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। दूसरा होता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। दो प्रकार की मानसूनी हवाएं होती हैं। अभी मैंने बताया कि शीत ऋतु में जब गर्मी कहाँ होगा, नीचे दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में यहां पर गर्मी होगा, ठीक है ना। तो उत्तर भारत के मैदान से और यहां पर है असम घाटी, ये भी मैदानी क्षेत्र है, तो यहां से हवाएं बनती हैं, ठीक है। और उन हवाओं का प्रवाह किधर की तरफ होगा, उत्तर पूर्व, अर्थात नीचे मैंने कहा दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक है तो प्रवाह उस दिशा में होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हवाओं का यहां पर प्रवाह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से भारत में बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश। अगर हम परसेंटेज के आधार पर बात करें तो सिर्फ 1% बारिश जो है वो उत्तर पूर्वी मानसूनी की वजह से भारत में होती है। कहां पर, आप देख पा रहे हो कि जो उत्तर भारत के मैदान से जो हवाएं बनेंगे, हवाओं को बारिश में बदलने के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, और आर्द्रता उन्हें समुद्र से मिलती है, ठीक है ना। वर्षा होने के भी कई कारण हो सकते हैं। हवाएं नीचे से, हवाएं गर्म होकर के, एक और सिद्धांत को समझ लीजिए, ये सतह है, जमीन से हवाओं का प्रवाह इस तरफ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये 0 डिग्री है, यहाँ का तापमान मान लीजिए 45 डिग्री है, और इधर हम मान लेते हैं 0 डिग्री, और मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री अक्षांश है, ये भी 30 डिग्री अक्षांश है, और ये जो है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे मान लेते हैं तापमान, क्योंकि मैंने बताया विषुवत रेखा पे तापमान अधिक होता है। तो हवाओं का प्रवाह हमेशा यहाँ पर ठंडा है, इधर भी ठंडा है, यहाँ पर गर्म है, तो हवाएं यहाँ से इस तरफ प्रवाहित होंगी, इस दिशा में यहाँ पर प्रवाहित होंगी, और यहाँ पर आकर के ये ऊपर उठ जाएंगे, यहाँ पर आकर के ये ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर जाने के बाद जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में कमी आएगी। तो जैसे जैसे हवाएं सतह से ऊपर की तरफ उठती हैं तो इनमें आर्द्रता जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश करती है। बारिश का एक कारण ये भी होता है, ठीक है ना। तो इन हवाओं को जो मैदानी भागों से प्रवेश कर रही है, मैदानी भागों में प्रवाहित हो रही है उत्तर पूर्व की ओर, इनमें चूंकि इस भारत के इस क्षेत्र में कहीं समुद्र इनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये इस क्षेत्र में बारिश नहीं कर पाती है, ठीक है ना। इसके अभी कुछ भी आप लोग लिखिएगा नहीं, जो सामान्य सी चीजें जो हम बता रहे हैं, क्या इसे लिख लीजिए, बस आप लोग उतना ही नोट करिए। जैसे कि आपको सिर्फ ये लिख लेने, मानसून जलवायु की जो परिभाषा बताई आपको वो नोट करना था। साइबेरिया वाली बात, ये वाली जो मैंने बताई थी, ये भी आपको नोट करना था, ठीक है ना। भारत में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं, लिख लेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं की, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं उत्तर भारत के मैदान से प्रवाहित होती हैं उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो जो मैदानी भागों से, उत्तर भारत के मैदान से जो हवाएं यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं, चूंकि इस क्षेत्र में भारत में कहीं समुद्र इसको नहीं मिल पाता है, इस कारण इनमें आर्द्रता नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बारिश ये नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो हवाएं इस क्षेत्र से उठती हैं, बनती हैं, कहाँ से, उत्तर भारत से, ठीक है ना, सॉरी पूर्वी भारत से, पूर्वोत्तर भारत, इसको पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत से जो हवाएं बनती हैं वो चूंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी से देखिए आप उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने की वजह से इस जगह पे ये कोरोमंडल है, इस घाट को कहा जाता है कोरोमंडल तट, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। कब, दिसंबर के मौसम, मैंने कहा था कि जाड़े में, शीत ऋतु में चलने वाली ये हवाएं हैं। तो शीत ऋतु में चलने वाली उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, शीत ऋतु में चलने वाली उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, अर्थात तमिलनाडु में ये वर्षा करती हैं, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी मानसून से मैंने बताया कि 1% लगभग भारत में वर्षा होती है, जो कि कहां पर होती है, कोरोमंडल
तट पर अर्थात तमिलनाडु में इससे वर्षा होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है। तो ज्यादातर छात्र इसका जवाब देते हैं कि लौटते हुए मानसून अर्थात मानसून के निवर्तन के कारण यहाँ पर वर्षा होती है, जो कि गलत जवाब हो जाता है। सही जवाब है कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ठीक है ना, यहाँ पर वर्षा हो रही है। क्लियर है। इसके अलावा शीत ऋतु में वर्षा होने का एक दूसरा कारण भी है, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। आगे चलकर विस्तृत तौर पर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ को हल्का सा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ का तात्पर्य होता है कि हिमालय के उत्तर में कहाँ, ये हिमालय है और हिमालय के उत्तर में सतह से, धरातल से, ये हिमालय के उत्तर की हम बात कर रहे हैं। हिमालय के उत्तर का मतलब चीन तिब्बत और इधर मध्य एशिया, तो मध्य एशिया, चीन, तिब्बत की मैदानों की बात कर रहे हैं। तो हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में धरातल से 6 से 12, ये 6 किलोमीटर की लाइन है और ये 12 किलोमीटर की, तो 6 से 12 किलोमीटर ऊपर, मतलब 6000 से 12000, ठीक है ना। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 14 से 18 ऊपर। क्षोभ मंडल पर हम लोग अभी सतह की बात करेंगे, ऊपर वायुमंडल की जब बात करेंगे वायुमंडल वाले चैप्टर में, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ये हमारी धरातल है, इसे कहते हैं धरातल सतह जिस पर हम लोग हैं। इससे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ शक्तिशाली हवाएं चलती हैं। ध्यान से समझिएगा, कुछ शक्तिशाली हवाएं चलती हैं, जिसको बोला जाता है जेट धारा। ठीक है ना। जेट धारा क्या है कि हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल की सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ शक्तिशाली तेज हवाएं चलती हैं, जिसे जेट धारा कहते हैं। ठीक है ना। तो यही जेट धारा जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यह हवाएं सामान्यतः हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होती हैं। कहां पर? ऊपर क्षोभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर के बीच में ये हवाएं ऊपर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है ना। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा हो गया और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो तापमान यहाँ पर अधिक हो जाएगा और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ और यह है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है ना। तो जब सूर्य इस गोलार्ध में होगा तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। और तापमान भी, मैंने कहा कि सूर्य जब यहाँ पर होगा तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ का तापमान ठंडा होगा और यहाँ की अपेक्षा यहाँ का तापमान और ज़्यादा ठंडा होगा। तो अर्थात जो तापमान है वो इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना। और मैंने कहा पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर प्रवाहित हो रहा है? हिमालय कहाँ पर है? यहाँ पर हिमालय है। तो हिमालय के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर ये हवाएं इस तरीके से प्रवाहित होती हैं और जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये शीत वाली हवाएं यहाँ पर बहने लगती हैं, अर्थात थोड़ा सा दक्षिण की ओर ये भी शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। वायुदाब पढ़ेंगे या पश्चिमी विक्षोभ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें इसको समझाएंगे। तो ये हवाएं ये थोड़ा नीचे आ जाती है और जैसे ये नीचे आती हैं ये हिमालय से टकरा करके 2 वर्गों में डिवाइड हो जाती हैं। होती हैं। इसकी एक धारा हिमालय के ऊपर में, अर्थात जिसे कहा जाता है पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा हिमालय के उत्तर से प्रवाहित होकर के चीन और तिब्बत के मैदान में प्रवाहित होने लगती है, पठारी क्षेत्रों में चली जाती है। और इसकी जो दूसरी शाखा है अर्थात पछुआ जेट धारा की जो दक्षिणी शाखा है वो हिमालयी क्षेत्र अर्थात भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में तथा उत्तर भारत के मैदान में ये
प्रवाहित होने लगती है और उत्तर भारत के मैदान में इन हवाओं से बारिश होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ये भारत है, भारत के बाद पाकिस्तान, ठीक है ना, और विश्व के मैप में देखेंगे तो और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो भूमध्य सागर मिलेगा आपको। भारत के पश्चिम में सीधे भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, 3 सागर महत्वपूर्ण पड़ते हैं। जल राशि की एक बड़ी राशि बनती है जल। तो भूमध्य सागर से ऊपर वायुमंडल में बनने वाली चक्रवाती हवाएं, ठंडी शीतोष्ण चक्रवाती हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। जब ये भारत में यहाँ प्रवेश करती हैं तो हिमालय से ये टकराती हैं, जो कि पछुआ जेठ धारा के साथ हिमालय से टकराती हैं और ये 2 वर्गों में डिवाइड हो जाती हैं। भारत में इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, भारत में इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में बारिश करता है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में बारिश करता है। ये भारत में उत्तर भारत के मैदान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, अगर इसमें आर्द्रता ज्यादा है तो पश्चिमी बिहार तक ये बारिश करेगा। ठीक है, आर्द्रता कम है तो उत्तर प्रदेश में तो होती है इसकी वजह से। और इसके अलावा ये पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश करता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि धरातल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठते हैं तो तापमान में कमी आती है और 4500 मीटर के बाद तापमान 0 हो जाता है। ठीक है ना, चूंकि हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 6000 है, तो इस वजह से ये हवाएं हिमालय पर बर्फबारी करने लगती हैं, बूंदें और ठंडी हो जाती हैं, अर्थात ये हवाएं और ठंडी हो जाती हैं और इस वजह से इस क्षेत्र में बर्फबारी प्रारंभ हो जाती है। तो यही कारण है कि शीत ऋतु में हिमालय पर बर्फबारी होने लगता है। ठीक है ना, और चूंकि मैदानी क्षेत्रों में हम नीचे की तरफ होते हैं, तापमान थोड़ा सा गर्म होता है, जिसकी वजह से ये जो बर्फ की बूंदें हैं वो पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं और मैदानी भागों में ये बूंदों के तौर पर गिरती हैं, जिसे बारिश कहा जाता है और बारिश होती है। ठीक है ना, ये बारिश उत्तर भारत के मैदान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक ये शीत ऋतु में बारिश करती है। शीत ऋतु का मतलब वही दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो टाइम होता है, मार्च तक लगभग शीत ऋतु में यहाँ पर इसकी वजह से बारिश होती है। ठीक है ना, ये बारिश बड़ी लाभदायक होती है। रबी की फसल होती है, उस समय गेहूं का टाइम होता है। ठीक है ना, तो उत्तर भारत के मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है जहां पर सिंचाई उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो रबी की फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ की बारिश, जाड़े में होने वाली पश्चिमी विक्षोभ की बारिश उत्तर भारत के मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है ना, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और ऊपर कश्मीर में सेब होते हैं और उन सेब के लिए भी ये पश्चिमी विक्षोभ जो हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण होता है और उनके लिए वो लाभदायक होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ये सेब के लिए कहाँ हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में सेब के लिए, और उत्तर भारत के मैदान में ये रबी की फसल अर्थात गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है ना, तो ये होता है भारत में शीत ऋतु में वर्षा। तो शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है भारत में वो मुख्यतः 2 कारणों से हो रही है। पहला, उत्तर पूर्व मानसून से पूर्व मंडल तट पर बारिश हो रही है, और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा हो रही है। कहाँ पर? पंजाब के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक इसकी वजह से बारिश हो रही है। इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है ना, इसके अलावा भारत में जो मानसून है, दूसरा कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून का मतलब बताया मैंने कि ये गर्मी यानी ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा है। ग्रीष्म काल का क्या तात्पर्य है? ग्रीष्म काल का तात्पर्य है कि जो सूर्य है उसकी लंबवत किरणें कहाँ पर होंगी? हमारे उत्तरी गोलार्ध में होंगी, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक होगी और दक्षिणी गोलार्ध होगा इसमें शीत ऋतु होगा और यहाँ पर ठंडी अर्थात शीत ऋतु का मौसम होगा, तापमान ठंडा होगा। तो हवाओं की दिशा कैसे हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे हवाओं की दिशा इस दिशा में हो जाएगी, जिसे आप देखेंगे यहाँ पे लाल रंग में दिखाया गया है, यह है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के सह्याद्री से आकर टकराती है। सह्याद्री में भी ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मालाबार तट है। केरल का जो तट है इसे मालाबार तट कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मालाबार तट से आकर के टकराता है। किस तारीख को?
1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून मालाबार तट से टकराता है, ठीक है ना। और सह्याद्री के पश्चिम में ये जो पश्चिमी घाट का मैदान है, यहाँ पर ये बारिश करता है, इस क्षेत्र में ये बारिश करता है। और इस तरीके से ये इस क्षेत्र में, और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप गिर पर्वत है, तो गिर पर्वत के दक्षिण में यहाँ पर बारिश करेगा। और यहाँ पर नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी। तो चूंकि सह्याद्री की वजह से ये हवाएं पूर्व में अर्थात पूर्वी भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से सह्याद्री के सिर्फ ये पश्चिम में बारिश करती है, सह्याद्री के सिर्फ पश्चिम में बारिश होती है। और उसके बाद इस गैप से अर्थात नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से यहाँ से हवाएं इधर को प्रवेश करती हैं और अमरकंटक तक ये बारिश करती हैं। गिर पर्वत के दक्षिण में यहाँ गिर पर्वत आ जाता है, जो कि इसको रोक देता है। गिर पर्वत के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे गुजरात में वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है ना। गिर पर्वत के दक्षिण में ही इससे थोड़ी बहुत वर्षा होती है। उसके बाद यह मानसून इस गैप से, आप देख रहे हो गिर पर्वत है और ये सह्याद्री है, तो गिर पर्वत और सह्याद्री से ये हवाएं ये भारत में प्रवेश करती हैं, राजस्थान पहुंचती हैं। और जैसे ये राजस्थान पहुंचती हैं तो इसे अरावली मिल जाती है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली के सबसे दक्षिण में है, और ये इससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से ये मानसूनी हवाएं 2 वर्गों में, इधर और इधर अरावली के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में बढ़ जाती है, इसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। और इस वजह से अरावली के गुरु शिखर पर वर्षा होती है और पूरा का पूरा अरावली जो है वो सूखाग्रस्त हो जाता है और राजस्थान वर्षा से वंचित रह जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, इसकी 2 शाखाएं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं। आप भारत की स्थिति पर गौर करिए तो दिखाई देगा कि इस तरीके से जो हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, इस तरीके से, तो वो ऐसे बहेंगी, इस तरीके से आ रही हैं, ये कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2 वर्गों में डिवाइड हो जाती है। तो ये हवाएं 2 भागों में डिवाइड हो रही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर के ऊपर से निकल रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, ये सह्याद्री पर, नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी में, गिर पर्वत के दक्षिण में तथा अरावली के गुरु शिखर पर वर्षा करती हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ यहीं पर वर्षा करती हैं, सह्याद्री के सिर्फ पश्चिम में, पश्चिमी घाट पर वर्षा करती हैं। इसके अलावा यही हवाएं इधर की तरफ अर्थात बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं और आकर के टकराती हैं यहाँ पर किससे, मेघालय में शिलांग के पठार पर गारो खासी जयंतिया से। खासी पहाड़ी पर स्थित मासिनराम पर ये सबसे अधिक वर्षा करती हैं। और यही हवाएं यहाँ पर गारो गैप है, यहाँ पर राजमहल गारो गैप है, राजमहल गारो गैप से ये हवाएं, मालदा गैप जिसे कहा जाता है, यहाँ से ये उत्तर भारत में प्रवेश करती हैं और उत्तर भारत में बारिश करते करते जाकर के ये अरावली से टकराती हैं और उसके बाद ये लगभग संपूर्ण भारत में फैल जाती हैं। तो लगभग भारत में 90% वर्षा, भारत में लगभग 90% वर्षा जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। उत्तर प्रदेश में जो बारिश हो रही है, जाड़े में अगर हो रही है तो पश्चिमी विक्षोभ से हो रही है, और अगर मानसून काल में हो रही है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली लगभग 22 जुलाई को दिल्ली पहुंचती है, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली कब पहुंचती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली 22 जुलाई को दिल्ली पहुंच जाती है और लगभग ये पूरे उत्तर भारत में बारिश करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती हैं और इन दोनों शाखाओं से लगभग 90% वर्षा होती है। बाकी कुछ % वर्षा जो है वो आपकी पश्चिम विक्षोभ से हो रही है। सबसे कम वर्षा भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। कल से हम लोग इन्हीं क्लासों के विस्तृत अध्ययन करेंगे, अर्थात शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि पर हम लोग चर्चा करेंगे, ग्रीष्म ऋतु की मौसम की क्रियाविधि पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। भारत में एक और कारणों से वर्षा होती है, उसको भी हल्का सा समझ लीजिए। ITCZ किसको कहा जाता है, सूर्य की लंबवत किरणें जिस दिन जहां पर सबसे अधिक होती हैं, अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें मान लीजिए यहां पर है, तो ITCZ कहाँ होगा, यहाँ होगा ITCZ। इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में इसे कहते हैं
अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इसका तात्पर्य होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें जहां पर पड़ेंगी तो वहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और बारिश करेंगी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, ऊपर जाकर के वो आर्द्रता ठंडी होंगी और वहां पर वो बारिश करेंगी। अर्थात वो क्षेत्र जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें जिस दिन पड़ रही हैं, तो जैसे सूर्य की लंबवत किरणें मान लीजिए यहाँ पर पड़ रही है तो ITCZ जो है वो वर्ष भर इसके बीच में विचरण करता रहता है। सूर्य की लंबवत किरणें जिस दिन जिस अक्षांश पर होंगी उस अक्षांश पर तापमान सबसे अधिक होगा, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। तो ITCZ की वजह से जब भारत में मई में जब सूर्य की लंबवत, क्योंकि जून में वो यहाँ पहुंच जाता है, जून में कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं, मई में भारत के दक्षिण भारत में प्रवेश करता है, तो इस दक्षिण भारत में ITCZ की वजह से वर्षा होती है। ITC क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर अगर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं तो तापमान यहाँ पर सबसे अधिक होगा और यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और दोनों तरफ समुद्र पास में है तो आर्द्रता उसे मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बारिश हो जाएगी। यही कारण है कि कावेरी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी बन जाती है, क्योंकि कावेरी यहीं पर प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो एक कारण भारत में बारिश का ये भी होता है, इस पर भी हम लोग आगे चल कर चर्चा करेंगे। सह्याद्री के पश्चिम में भारत में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है ना। ITCZ की वजह से थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, उसके अलावा बारिश यहाँ पर बहुत कम होती है। तो ये रहा आपका एक संक्षिप्त परिचय जलवायु का, भारत की जलवायु का। इसका विस्तृत अध्ययन टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आगे की क्लासों में इस पर चर्चा करेंगे। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट जरूर करा करें। अगर आप हमारी मेहनत को देख रहे हैं तो इसके बदले में चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों तक हमें पहुंचाएं जिनको हमारी ज़रूरत है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भूगोल कमज़ोर है। ठीक है। और जिन्होंने भूगोल कभी मैप से नहीं पढ़ा है, जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर दिया करें। ठीक है। मिलते हैं भारत की जलवायु की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।